Good morning, dear students. This is Dr. Tawseef Ahmed from the Department of Chemistry. तो बेटा जैसा आप जानते हो कि अभी फ़िलहाल के लिए हमारी जो ऑफ़लाइन क्लासेस हैं वो नहीं चल रही हैं, तो इस सिलसिले में मैंने ये सोचा कि बेहतर ये रहेगा हम अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर्स को आगे रखें। सो व्हाटएवर फैसिलिटी दैट वी आर हैविंग अवेलेबल, मुझे लगता है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने रेडॉक्स रिएक्शंस की कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब हमें जो आपसे आज करना है दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन उस बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो जिन क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि हमारे पास 1 मोल ऑफ KMnO4 है, 1 मोल ऑफ KMnO4। ठीक है, इट गेन्स, कितना गेन कर रहा है? इट गेन्स 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन्स 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है डिटरमाइन द फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, डिटरमाइन द फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑफ, अब यहां पर एक जगह तो है तो वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन पहले हम जरा देख लें यहां से हो क्या रहा है। देखो बेटा, आपके पास क्या है? KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का 1 मोल दिया गया है और उसने 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं। तो अब आपको बताना है कि फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर या फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, किसका होगा, पहले हम जरा वो डिसाइड कर ले। देखिए बेटा, जब आप जानते हैं कि KMnO4 में पोटेशियम है, मैंगनीज है और ऑक्सीजन है। नाउ वी नो दैट पोटेशियम कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स, वी नो दैट ऑक्सीजन कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम क्यों नहीं गेन कर सकता? बिकॉज ये तो एक मेटल है। मेटल्स हमेशा लूज करते हैं बेटा, ये कभी गेन नहीं करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन इसलिए गेन नहीं करेगा बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया हो, KMnO4 में ऑक्सीजन ऑलरेडी अपनी -2 स्टेट में है, तो अगर ये और गेन करेगा ये तो -2 से और नीचे चला जाएगा। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूंगा कि KMnO4 जो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वो मैंगनीज के थ्रू कर रहा है। नाउ वी नो दैट KMnO4 में मैंगनीज किस स्टेट में है? +7 में। तो अगर ये +7 में है तो बेटा मैं आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, Mn+7। ठीक है, Mn+7। उल्टा आप ये सोच सकते हो कि मैंने KMnO4 ही लिखा है, लेकिन KMnO4 जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है ना, ये किसके थ्रू कर रहा है? मैंगनीज के थ्रू। तो इसीलिए मैंने सिर्फ मैंगनीज लिख दिया। अब मैंगनीज कितना गेन कर रहा है? 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब ये 5 मोल गेन करेगा ये क्या बना देगा? दिस विल एक्ट एज Mn+2। यही है हमारा फाइनल आंसर। So what will be the final oxidation number? बेटा यहाँ पर लिखा था what will be the final oxidation number of manganese। तो मैंगनीज जहाँ पर पहले +7 में था बेटा, अब हमारे पास वो +2 में आ जाएगा, क्योंकि उसने 5 मोल गेन कर लिए हैं ना। तो 5 मोल गेन मतलब यहाँ से +7 और यहाँ से 5 माइनस, तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पर +2 रह जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा, अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजीन। देखो, हमसे कह रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजीन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजीन, इसने कितना गेन किया है? गेन्स कि लूज कितने? इट लूजेस 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट लूजेस 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, डिटरमाइन द फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अब देखना बेटा, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 मोल जो है हाइड्रोजीन के, 2 मोल हाइड्रोजीन के 2 मोल लूज कर रहे हैं 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए ना, सो ऑलवेज फर्स्ट कंसिडर 1 मोल। तो अगर मैं आपसे कहूंगा यहां पर 2 मोल हाइड्रोजीन के लूज कर रहे हैं 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो कैन यू थिंक 1 मोल कितना लूज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, 1 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो वी कैन से इट लाइक दिस। देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या है। इट इज N2H4, इट इज N2H4। और बेटा अगर आप N2H4 का स्ट्रक्चर भी बनाओगे, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, N2H4। अब जरा बेटा यहां पर चार्ज दे दो, तो यहां पर हाइड्रोजन पर कितना है? +1। ये वाला हाइड्रोजन भी +1 में, ये वाला भी +1 में, ये वाला भी +1 में। लेकिन बेटा ये कहां से आएगा? देखो, इस नाइट्रोजन को इधर से कितना आएगा? -1, इधर से -1, तो बन गया -2। लेकिन इस बॉन्ड से कितना आएगा? 0, बिकॉज ये बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में है।
और नाइट्रोजन नाइट्रोजन न सिर्फ शक्ल से सेम है बट बेटा इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी बिल्कुल सेम है। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो बेटा नाइट्रोजन के आउटर में कितने हैं, 5 हैं। 5 में से ये नाइट्रोजन कितना यूज कर चुका है, हो गई 3। 3 का मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स, और 3 बॉन्ड पेयर के साथ साथ बेटा इसके पास एक लोन पेयर भी है। सो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर इज 4। तो बेटा ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये नाइट्रोजन भी उसी तरह से sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी सेम, शक्ल के हिसाब से भी सेम। तो जाहिर सी बात है बेटा इस बॉन्ड का तो इस पर 0, मतलब नेट इस पर -2 और बेटा नेट इस पर -2। अब देखिए अगर हाइड्रोजीन के 2 मोल्स लूज कर रहे हैं 20 मोल, सो ऑब्वियस सी बात है आप यही कहोगे ना कि 1 मोल लूज कर रहा है 10 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं क्या यहां से लिखूंगा, 1 मोल ऑफ N2H4, 1 मोल ऑफ N2H4 लूजेस बेटा कितने, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, loses 10 moles of electrons. Now get this thing in your mind. सर आपने ऐसा पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पर मुझे पहले से ही दिया गया था 1 मोल ऑफ KMnO4, तो मुझे वहां पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां पर मुझे दिया गया है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजीन, तो मैं पहुंचा पहले 1 मोल पर। अब देखिए बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा हाइड्रोजीन का 1 मोल, तो बेटा बोलिए मुझे नाइट्रोजन के वो कितने मोल्स हैं। ऑब्वियस सी बात है इट इज 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन का इंडेक्स क्या है, दैट इज 2। So once you can say 1 mole of hydrogen loses 10 moles of electrons, बेटा आप इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हो 2 moles of nitrogen, 2 moles of nitrogen loses कितना बेटा, 10 moles of electrons। क्या ये क्लियर है? जस्ट लेट मी चेक, ये मैं थोड़ा सा नीचे चला गया लेकिन कोई बात नहीं है। 2 moles of nitrogen loses 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन नहीं लूज करेगा, असल में कौन लूज करेगा, नाइट्रोजन। अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन ही क्यों लूज करेगा, वो इसलिए बेटा क्योंकि नाइट्रोजन अगर लूज करेगा ना तो ये कहां से कहां तक जा सकता है बेटा, इट कैन गो फ्रॉम -2 अप टू +5, अप टू +5, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का मैक्सिमम कितना है, वो +5 है। तो जाहिर सी बात है 2 मोल्स नाइट्रोजन, क्या ये दोनों नाइट्रोजन लूज करेंगे, यस, बिकॉज दोनों क्या है, -2 में। लेकिन अगर आप सोचते हैं ना, ऐसा मान लीजिए होता कि हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट रियलिटी, इफ नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन होता +5 में और दूसरा होता -2 में, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, यू डोंट नीड टू बी लाइक दिस कि सर कहां है -5 कहां है +5। तो बेटा +5 जो मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक नाइट्रोजन होता, हम एग्जांपल करने के लिए ये कहते हैं +5, ठीक है, एक होता +5 में और एक होता -2 में। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, जब मैं लिखता हूं ना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे जब मैंने लिखा ना 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, अगर ऐसी सिचुएशन होती कि एक होता +5 में एक होता -2 में, बेटा मैं नहीं लिखता यहां पर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, उल्टा मैं लिखता यहां पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लूजेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप, वो इस वजह से बेटा क्योंकि अगर एक नाइट्रोजन +5 में है तो क्या वो लूज कर सकता है, नहीं, वो लूज नहीं कर सकता है। लेकिन जो दूसरा वाला -2 में है, ऑब्वियस सी बात है बेटा वो जरूर लूज करेगा। दिस नाइट्रोजन वोंट बी एबल टू लूज बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन मैक्सिमम, और अगर ये लूज करेगा बेटा ये तो मैक्सिमम से भी ऊपर जाएगा, जो हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैं वहां पर लिखता फिर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लूजेस, बट सिंस हियर बोथ नाइट्रोजन्स आर इन -2, दोनों के दोनों नाइट्रोजन किस में है, -2 में, तो इसीलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लूजेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें, ठीक है, हाँ, तो बेटा देखिए अब जब 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, जरा बेटा मुझे बताइए किसी भी चीज का 1 मोल क्या होता है, Na एटम्स या Na पार्टिकल्स। आई कैन राइट 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि मैं लिख सकता हूं बेटा 2 Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, बेटा वो कितने लूज कर रहे हैं, आई कैन राइट 10 Na इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ये Na कैंसल, तो मैं लिख सकता हूं 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन लूज, बेटा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए मुझे बेटा एक एटम कितना लूज करेगा, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन लूजेस बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम लूज कर रहा है। तो लिखिए बेटा उसको कैसे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन किस स्टेट में है, -2 में, आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाने हैं, 5। तो 5 क्या मैं इस साइड से लिखूं कि इस साइड से, ऑब्वियस सी बात है बेटा इस साइड से लिखना पड़ेगा, प्लस अब बोलिए नाइट्रोजन किस स्टेट में आया होगा। अब ये बहुत ही आसान है, कैसे आसान है, इस साइड में कितनी है चार्ज, -2,
इस साइड में कितनी है -5, तो आपको -2 यहां से भी होनी चाहिए -2, तो बेटा आप देखो यहां पर आप करोगे +3। तो नाइट्रोजन किस स्टेट में है बेटा? दैट इज इन +3 स्टेट, दैट इज इन +3 स्टेट। अब आप देखो कैसे, मैं आपसे कहता हूं -2 से उसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। बेटा सोचिए जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन लूज हो गया होगा वो पहुंचा होगा -1 में, बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज हो गया होगा वो पहुंचा होगा 0 में, तो 0 तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए गए, बेटा अभी और 3 लूज करने हैं, तो 3 से वो कितना पहुंचेगा? +3, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर +3। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि नाइट्रोजन फाइनली जब आएगा, जब पूरे के पूरे कितने, जब 2 मोल्स लूज करेंगे 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब 2 मोल हाइड्रोजन के लूज करेंगे 20 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा नाइट्रोजन -2 से उठकर कहां पर आएगा? वो +3 में आ जाएगा, इजंट इट? तो यही है हमारा क्वेश्चन जो हमें इस हिसाब से करना था। तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या होगा बेटा? दैट विल बी +3, ठीक है, दैट विल बी +3। अब देखिए बेटा इसी तरह से हमारे पास दूसरा सवाल भी है, कह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ, देखो बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मोल्स ऑफ Na2S2O3, okay, it loses 10 moles of electrons, it loses 10 moles of electrons। कह रहा है determine the final oxidation number, determine the final oxidation number of sulfur, determine the final oxidation number of sulfur। बेटा ये आपके लिए सवाल है, let me see first if it's visible, yes this is clearly visible। now आपके पास 5 मोल्स ऑफ Na2S2O3 है, उन्होंने कितना लूज किया है बेटा? उसने 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो अभी मैंने आपको बताया, पहले आप कहां पर पहुंचो, पहले आप पहुंचो 1 मोल पर, रीच टू 1 मोल फर्स्ट। तो कैसे बेटा? हम क्या लिखेंगे? 5 moles of Na2S2O3 loses 10 moles, 5 moles of Na2S2O3, it loses how many? It loses 10 moles of electrons, 10 moles of electrons। तो this employs बेटा 1 mole of Na2S2O3, बेटा ये कितना लूज करेगा? ये लूज करेगा 2 moles of electrons, है कि नहीं? तो ये कितना लूज करेगा बेटा? दिस विल लूज 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए मुझे बताइए Na2S2O3 यानी कि सोडियम थायोसल्फेट में कौन लूज करेगा? अब आप पहले ही जानते हो कि Na2S2O3 जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा? इसका स्ट्रक्चर है ये ऐसे 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 और ऐसे है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज S2 था, हाँ S2O3 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोडियम +1 में है बेटा, ये ऑक्सीजन -2 में है, ये ऑक्सीजन भी -2 में है, ये ऑक्सीजन भी -2, ये सोडियम +1। बेटा अगर आप इस सल्फर की बात करोगे, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो बेटा यहाँ पर है -2, और बेटा अगर आप यहाँ पर चेक करोगे दिस इज +6। तो अब जरा बेटा सोच के देखिए, यहां पर आपने लिखा ना 1 मोल ऑफ Na2S2O3 लूजेस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले आपने याद कीजिए, आपने कुछ लिखा था, आपने लिखा था 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट लूजेस हाउ मेनी? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फिर सोचो आपने हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट किया था? आपने हाइड्रोजन को लिखा था 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लूजेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन के जो दोनों नाइट्रोजन थे बेटा, उन दोनों के पास कैपेसिटी थी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। लेकिन जरा आप सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, आर बोथ द सल्फर इन अ पोजीशन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स? नॉट एट ऑल। क्यों? बिकॉज एक सल्फर यहां पर बेटा +6 में है, अगर ये वाला लूज करेगा तो बेटा ये तो +6 को भी एक्सीड करेगा, हालांकि वो हो नहीं सकता है। अब देखिए 1 मोल ऑफ Na2S2O3 लूजेस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखना यहां पर, अब आप क्या करोगे, आप करोगे यहां से, देखो क्या आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए आप लिखोगे 2 मोल्स ऑफ सल्फर लूजेस, मान लीजिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख दिया, ठीक है, आपने लिख दिया, चलो ठीक है। तो बेटा 1 मोल कितना लूज करेगा? 1 मोल ऑफ सल्फर लूजेस, ऑब्वियस सी बात है बेटा, दिस लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 1 मोल ऑफ सल्फर बेटा, उसका मतलब क्या हुआ? 1 एटम ऑफ सल्फर भी आप लिख सकते हो, 1 एटम ऑफ सल्फर लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा आप सीधे 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये भी कैसे? क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या है बेटा? Na सल्फर एटम्स,
और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? Na इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको नहीं लगता है वो Na दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल स्टिल गेट 1 एटम ऑफ सल्फर लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। मैं पूरा भी अगर यहां पर लिखूं 1 एटम ऑफ सल्फर दिस लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इज दिस क्लियर? और दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड, अदरवाइज बेटा ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इस पे और नजर कीजिए। जस्ट थिंक अबाउट दिस बेटा, 1 एटम ऑफ सल्फर। जरा पहले मुझे बताइए Na2S2O3 में सल्फर है किस स्टेट में? अगर आप चेक करोगे ना तो बेटा सल्फर होगा यहां से, देखो आपके पास है Na2S2O3। जरा इसमें इवेल्युएट कीजिए। सो आई कैन राइट 2 इंटू +1 सोडियम के लिए, +2 इंटू x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर आप इवेल्युएट करोगे x आ जाएगा आपके पास 2, x कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो अब आपको पता है सल्फर का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? एक। अब सल्फर चूंकि पहले से ही मौजूद है किसमें? +2 में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, आपको नहीं लग रहा ये पहुंचेगा +3 में? हो गया सवाल खत्म। तो यही है इसका फाइनल आंसर कि सल्फर की फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बेटा सल्फर का फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ठीक है, ये तो हो गया, जो आप सीधे करोगे बुक पर भी देखोगे हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा इसमें यह लगाना है कि जब आप यहां पर पहुंचोगे ना, यहां पर इस स्टेप, once you reach this step, here you need to apply mind। क्योंकि आप अगर ऐसे लिखोगे ना 1 मोल ऑफ Na2S2O3 loses 2 मोल्स, फिर आप नीचे क्या लिखोगे? 2 मोल्स। क्यों आप कहोगे सर Na2S2O3 का अगर 1 मोल हो तो सल्फर के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। तो हमने भी तो वही लिखा। नहीं बेटा, क्यों नहीं ऐसा ठीक लिखना है मैं आपको बताता हूं। हालांकि आंसर बेटा सेम आएगा, अब देखिए 1 मोल ऑफ Na2S2O3 अगर लूज कर रहा है ना 2 मोल इलेक्ट्रॉन, जरा सोचो क्या ये दोनों सल्फर एटम्स कैपेबल हैं इसके लिए कि ये लूज करे इलेक्ट्रॉन? नॉट एट ऑल। सिर्फ एक ही सल्फर लूज कर सकता है। तो देखो बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं करेक्ट तरीके से। when 1 मोल ऑफ Na2S2O3 loses 2 मोल, आई कैन ऑल्सो से 1 मोल ऑफ कौन सा वाला? सल्फर लूजेस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने लिखा था 1 मोल लूजेस 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वो तब लिखा था बेटा जब आपने दोनों को कंबाइन करके लिखा था। लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ना कि असल में दोनों सल्फर लूज नहीं करेंगे, एक ही सल्फर लूज करेगा, बिकॉज एक ही के पास कैपेसिटी है लूज करने की, दूसरा लूज नहीं कर सकता, बिकॉज अगर वो लूज करेगा तो बेटा वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से एक्सीड कर जाएगा, जो हो नहीं सकता है। लेकिन सर क्या ऐसा लिखना कि 2 मोल्स का मतलब भी 2 मोल्स हाइड्रोजन के लिए ठीक था? यस, दैट वाज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन, सिंस इन हाइड्रोजन बोथ द नाइट्रोजन्स वेयर इन -2 state and both the nitrogens were capable of losing electrons. That is why it was correct to write 1 mole of hydrogen or 2 moles of nitrogen. But in this case 1 mole of sodium thiosulfate does not mean 2 moles of sulfur, it means only 1 mole of sulfur. Why sir? Because one of the sulfur atoms is already in its +6, that is maximum oxidation state, hence it cannot lose electrons. अब देखना ये करके भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे? मैं दिखा देता हूं। 1 मोल ऑफ सल्फर लूजेस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा बेटा मुझे बताइए ये कौन सा वाला सल्फर है जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है S-2 वाला। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? S-2, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बन क्या जाएगा? S0। क्या बन जाएगा बेटा? 0 बन जाएगा। तो मतलब ये वाला सल्फर जो -2 में था, अब ये क्या बन जाएगा? 0। तो मतलब अब हमारे पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो सल्फर आएगा बेटा वो 2 किस्म का होगा। एक होगा +6 और एक होगा 0। बेटा एक होगा +6 और दूसरा कौन सा होगा? एक होगा +6 और दूसरा वाला कौन सा होगा? और दूसरा वाला होगा 0। दैट मीन्स वी हैव 2 सल्फर्स, वन इज अ +6 सल्फर, अनदर वन इज अ 0 सल्फर। जरा बेटा इन दोनों का ऑक्सीडेशन एवरेज निकालिए आप। तो बेटा अगर आप इनका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज किसके बराबर है? +6 वाला बेटा 1 और 0 वाला 1 होल डिवाइडेड बाय 2। बेटा अगर आप इसको इवैल्यूएट करोगे वो बनेगा +3, जो आपने यहां पर लिखा। That is what we mean by saying that only one of the sulfur atom is capable of losing both the two electrons. It's not just that कि दोनों ही लूज करेंगे। बेटा दोनों कैसे लूज करेंगे? बिकॉज एक सल्फर तो +6 में है और दूसरा -2 में है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में दोनों नाइट्रोजन कैपेबल थे, तो इसीलिए वहां पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूजेस
10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 moles of nitrogen loses 10 moles because there both the nitrogens were capable of losing the electrons. But here we will say 1 mole of Na2S2O3 does not mean 2 moles of sulfur, rather it only means 1 mole of sulfur loses 2 moles of electrons. So be very sure about this thing and make sure कि आपको ये concept अच्छे से समझ में आ गया होगा, because if you are not able to differentiate between the two aspects तो बेटा आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। बट आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6 moles of chlorine, 6 moles of chlorine loses and gains 10 moles of electrons. 10 moles of electrons. Find oxidation state. Find oxidation state of chlorine. Of chlorine in the final product. In the final product. अब बेटा ये बहुत अच्छा सवाल है और एक अच्छे लेवल का सवाल बन सकता है बेटा हमारे पास। क्या कि हमारे पास 6 मोल है क्लोरीन के, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। 6 मोल आपके पास क्लोरीन के हैं, उसमें से क्या हो रहा है, 10 मोल इलेक्ट्रॉन बेटा लूज भी हो रहे हैं और 10 मोल गेन भी हो रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन आपके पास है बेटा, उनमें से 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहे हैं, तो टोटल आप कह सकते हो 20 मोल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। लेकिन द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन इज नॉट सेइंग कि आखिर 6 मोल्स में से कितनों ने 10 मोल गेन किए या कितनों ने 10 मोल लूज किए। सो वी विल जस्ट सिंपली गो अबाउट दिस लाइक दिस। देखो बेटा क्या, लेट x moles of chlorine gain 10 moles of electrons। तो हमने ये कहा कि चलिए x मोल्स क्लोरीन के ऐसे हैं जिन्होंने गेन किए 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा बाकी कितने मोल्स बचे, हाउ मेनी मोल्स आर लेफ्ट। ऑब्वियस सी बात है 6 मोल्स टोटल में थे, उसमें से आप लोगों ने कहा कि x मोल्स ने गेन किए हैं, तो बाकी कितने बचे, 6 माइनस x। तो उन्होंने क्या किया होगा, दे मस्ट हैव लॉस्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो आई कैन से therefore क्या बेटा 6 minus x moles of chlorine have lost 10 moles of electrons, है कि नहीं, 10 moles of electrons। अब बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही सोचने वाला सवाल भी है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है जब ऐसा हो जाएगा कि x मोल्स क्लोरीन ने 10 मोल गेन किए होंगे इलेक्ट्रॉन के और 6 माइनस x मोल ने लूज किए होंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन, अब बताइए जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये सारा प्रोसेस होने के बाद, वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्लोरीन का कितना होगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा आप पहले इस रिएक्शन को जरा लिखिए अच्छे से। देखो बेटा x मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने गेन कर रहा है बेटा, इट इज गेनिंग 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बेटा हमें यह भी पता है कि 6 माइनस x मोल्स ऑफ क्लोरीन जो है बेटा ये लूज कर रहे हैं 10 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हमें सबसे पहले तो इतना पता होना चाहिए कि कोई भी स्पीशीज, कोई भी सबस्टेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है बेटा वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले रहा है, इजंट इट। और कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बेटा वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो क्लोरीन ऑलरेडी किस में है बेटा, क्लोरीन इज ऑलरेडी इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर ये 10 मोल इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगा, 10 मोल इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगा, ज्यादा से ज्यादा बेटा जो ये नीचे जा सकता है वो है सिर्फ -1 तक। मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा -1, दैट इज फिक्स्ड। आप कहोगे सर कैसे पता चला, हैव वी क्रैम्ड दिस अप? नो, वी हैवंट क्रैम्ड दिस अप, रादर इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। हैलोजन फैमिली मिनिमम से मिनिमम कितना जा सकती है, -1। कितना जा सकती है, -1 जा सकती है। तो जाहिर सी बात है बेटा अगर वो -1 ही जा सकता है तो हो गया ना फिक्स। अब आप मुझसे पूछोगे नहीं सर एक चीज तो बताइए, सर 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, तो चार्ज तो -10 आनी चाहिए थी, आपने तो सिर्फ -1 लिख दिया।
तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा, वो भी हम देखेंगे, लेकिन इतना तो पहले फिक्स हो जाए कि हमारे पास Cl माइनस है। ठीक, अब देखो क्लोरीन ऑलरेडी किस में है बेटा, जीरो में। वंस क्लोरीन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गेन पॉजिटिव चार्ज, बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इट विल एक्सेप्ट या दैट इट विल हैव, क्योंकि हेलोजन फैमिली का बेटा स्टार्ट होता है -1 से मिनिमम, और मैक्सिमम कहां तक जाता है बेटा, +7 तक। दैट मीन्स ये -1 नहीं, जीरो नहीं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 में से कोई भी ले सकता है। क्या यहां पर मैं सर्टन हूं कि कौन सी चार्ज है, नहीं, आई एम नॉट श्योर। सो बेटा इफ आई एम नॉट श्योर आई विल राइट दिस एज Cl + n, Cl + n। आप बोलोगे सर यहां पर आपने लिखा -1, यहां पर लिखा +n, ये क्यों? बिकॉज बेटा प्लस में तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, लेकिन माइनस में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, तो इसीलिए मैंने Cl- लिख दिया। तो सर लेकिन ये निकालेंगे कैसे बेटा, यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा। सोच के देखो, एक रिएक्शन जो होती है ना, एक रिएक्शन, ए रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, और बेटा चार्ज के हिसाब से भी वो बैलेंस होनी चाहिए। अब जरा बेटा सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूंगा कि ऊपर वाली रिएक्शन में टोटल नेगेटिव चार्ज कितनी है रिएक्टेंट साइड से, आप कहोगे 10-, तो जाहिर सी बात है बेटा प्रोडक्ट्स में भी 10- की चार्ज होनी चाहिए। क्या प्रोडक्ट्स वाले साइड में क्लोरीन के अलावा कोई और चीज है जो नेगेटिव चार्ज ला रही है? नहीं है कोई और चीज। दैट मीन्स अगर 10- की चार्ज आपको प्रोडक्ट साइड में भी चाहिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ 10- चार्ज ऑन अ प्रोडक्ट साइड, क्लोरीन हैज टू सफाइस फॉर इट, मतलब क्लोरीन को ही ये सब कुछ खुद करना होगा। तो बेटा वो कैसे पॉसिबल होगा? बेटा वो पॉसिबल होगा, आप इसके सामने 10 लिख दो। देखो 10-1 तो हो गया 10 नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये करने से बेटा आपने एक और मुसीबत मोल ले ली। क्या? आपने क्लोरीन के भी कितने कर लिए? 10। नेगेटिव चार्ज तो बैलेंस हो गई, बट नंबर ऑफ एटम्स भी तो चेंज हो गए ना बेटा। ये कितने आ गए? ये 10 आ गए। तो बेटा इस साइड से जरा चेक करो, आपके पास क्लोरीन कितने हैं? 2x। कितने हैं? 2x। बट दिस 2x शुड बी इक्वल टू 10। बेटा 2x किसके बराबर होना चाहिए? 10। तो बेटा आप देखोगे x इज इक्वल टू 5। x कितना था? 5। तो बेटा ये मोल्स कितने थे? असल में बेटा ये मोल्स 5 थे। तो अब जरा कॉन्सेप्ट लगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था क्या कि ये हैड द क्वेश्चन स्पेसिफाइड हाउ मेनी मोल्स हैड गेन्ड 10 moles of electrons and how many moles of chlorine had lost 10 moles of electrons? No, not at all. क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ ये कहा था कि 6 मोल्स के साथ, टोटल 6 मोल्स हैं, 6 मोल्स में से ही किन्हीं मोल्स ने गेन भी किए हैं 10 मोल, और किन्हीं मोल्स ने एक्सेप्ट भी किए हैं 10 मोल, लूज भी किए हैं और गेन भी किए हैं। बट वो कितने थे वो तो हमने अपने कॉन्सेप्ट से लगाया। अब हमें पता चला 6 मोल में से 5 मोल क्लोरीन ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, और सिर्फ 1 मोल क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। तो बेटा यहां पर देखो 6 - x, दिस विल बिकम डेफिनेटली 6 - 5, एंड यू विल एग्री विद मी दैट नाउ दिस इज नॉट दिस इज जस्ट 1 मोल क्लोरीन, है कि नहीं? 1 मोल क्लोरीन ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। जरा बेटा देख लो, 5 दूने 10, और बेटा यहां पर भी 10 है, 10 नेगेटिव 10 नेगेटिव फिक्स्ड। अब बेटा यहां पर आइए, क्लोरीन के टोटल कितने रखने हैं? अब आपको 2 ही, तो यहां पर बेटा आपको 2 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चेंज नहीं होगा ना ये 1, बिकॉज दिस 1 इज फिक्स्ड। 1 mole had lost 10 moles of electron, so this 1 is fixed. How many number of chlorine atoms then? There are 2 chlorine atoms. बेटा यहां कहां पर है क्लोरीन? यहां पर है, तो इसको भी कितना होना है? 10। सॉरी, इसको भी 2 ही होना है, तो इसीलिए बेटा मैंने यहां पर 2 लगा दिया। नाउ ये बेटा एक रिएक्शन तो चार्ज के हिसाब से भी बैलेंस होनी चाहिए। सी द चार्ज ओवर हियर, इट इज 0। दैट मीन्स फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड यू शुड ऑल्सो बी हैविंग ए चार्ज विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कितनी है? 10-, तो आपके पास तो 10+ भी होनी चाहिए, और बेटा अगर 10+ होनी चाहिए तो क्या आपको पता नहीं चल गया यहाँ पर +5 होना चाहिए, बिकॉज 2 into +5 is +10 एंड दिस इज -10, +10 - 10 0। बेटा वो यहाँ से भी 0 और इस साइड से भी 0। Therefore can I say that the oxidation state of chlorine in final product, बेटा जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है उसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा दैट इज -1, +5, दैट इज -1, +5। बेटा आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल्स का सवाल है, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपने जो क्लास में सीखा है व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं आपको ये भी बता दूं, फिर से एक बार बता दूं कि मैंने -1 क्यों लिखा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आती है। नेगेटिव चार्ज आएगी कितनी, लेकिन ले सकता है क्लोरीन अपने ऊपर सिर्फ -1। तो बेटा जाहिर सी बात है, अगर 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो मेरे पास 10 मोल क्लोरीन एटम्स भी होने चाहिए, एंड डेफिनेटली आई एम हैविंग 10 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। तो हर
एटम कितना ले लेगा अपने ऊपर, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 10 मोल क्लोरीन होंगे, तो आपके पास 10 मोल्स ऑफ Cl माइनस होंगे, ठीक है। और आपके पास जो 6 माइनस एक्स था, चूंकि x आपने 5 निकाल दिया, 6 माइनस एक्स 1 बन जाएगा। दैट मीन्स 1 इज फिक्स्ड, अब ये बेटा चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर तो 10 मोल लूज भी हुए हैं ना, तो मैंने यहाँ पर 10 मोल इलेक्ट्रॉन लिख दिए, प्लस मैंने लिखा था कितना, Cl प्लस n, Cl प्लस n लिखा था। लेकिन चूंकि चार्ज भी बैलेंस होनी चाहिए, यहाँ पर 0 चार्ज है, ये तो 10 माइनस है, आपको किसी तरीके से 10 प्लस भी लाना है। 10 प्लस के लिए क्या करोगे, सिंस यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स है, आपने 2 लिख दिया, लेकिन 2 आते ही चूंकि यहाँ पर पहले प्लस n था, बेटा आपको प्लस 10 भी लाना है ना, तो वो n खुद ब खुद बन जाएगा प्लस 5। दैट मीन्स प्लस 5 वाला एक क्लोरीन और दूसरा -1, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी कहां पर, फाइनल प्रोडक्ट में। वंस 6 moles of chlorine loses 10 moles of electrons and gains 10 moles of electrons, the final oxidation number of chlorine in the final product will be -1 and +5. But I hope this question is clear to you. This is very important question, very important question, and you need to understand the concept, the logic behind writing -1 and why I wrote +n in the first place. पहले मैंने क्यों लिखा इसको +n और इसको कैसे डायरेक्टली लिख दिया -1। आई होप बेटा वो लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग, यस बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ख्याल रखने हैं, जो आपको पता होने चाहिए, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन इज अ मस्ट, बिकॉज इफ यू डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आप एग्जाम में गलती भी कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा आपके पास है CaOCl2, CaOCl2, बेटा दिस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब देखिए बेटा इस ब्लीचिंग पाउडर में है क्या, देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो स्ट्रक्चर है ना वो यूनिट वाइज कैसे है बेटा, दैट इज लाइक दिस, CaClOCl, CaClOCl। बेटा इस पूरे OCl पर बेटा असल में -1 है, इस क्लोरीन पर -1 है, और बेटा कैल्शियम चूंकि एल्कलाइन मेटल है तो हमेशा लेगा अपने ऊपर क्या, +2। अब आप बोलोगे सर क्या मकसद, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा द मेन मोटिव बिहाइंड दिस इज दैट ब्लीचिंग powder has two types of chlorines, has two types of chlorine atoms। इसके पास बेटा दो किस्म के क्लोरीन एटम्स हैं। पहला क्लोरीन जो है बेटा वो किस वाले का है, वो -1 टाइप का है, और बेटा जो दूसरा क्लोरीन है ना वो +1 वाले टाइप का है। क्यों, बिकॉज बेटा ये OCl पूरा एक यूनिट है, OCl पूरा एक यूनिट है जिसके ऊपर नेट चार्ज कितनी है, -1। नाउ यू अप्लाई, क्या आप इनमें से किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानते हो, यस ऑक्सीजन, सो आई विल राइट -2 × 1 प्लस क्लोरीन के लिए 1 × x, नेट में किसके बराबर, -1। तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन दो स्टेट्स में होता है, एक -1 और +1, जो मैंने यहां पर लिखा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ख्याल रख लीजिएगा, ठीक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा हमारे पास वो ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारे पास है वो कौन सा है, दैट इज दिस वन, I4O9। I4O9। और बेटा मैं अगर आपसे पूछूं आयोडीन किस में है, आप यहां से क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, 4 × x, ठीक है, प्लस लिखोगे बेटा आप 9 × -2 इज इक्वल टू 0। बेटा आप यहां से लिख सकते हो 4x इज इक्वल टू 18, और यू कैन से x इज इक्वल टू 18/4, 4 4 16, 4 5 20, ठीक है। तो आप बोलोगे 4.5 है, लेकिन बेटा इसको अच्छे से सीखना, I4O9 जो है ना बेटा ये तो एक बार सीधे भी पूछा भी जा चुका है एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको इसको ख्याल रखना है इसका स्ट्रक्चर कैसे है। बेटा इसका स्ट्रक्चर असल में I4O9 जो है ना ये असल में है IO3 होल थ्राइस। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ I4O9। अब चेक करो इसको, ये बनेगा ना I4O9 ही, क्योंकि आयोडीन के कितने यहाँ से 3 और ये कितने हो गए 4, तो I4 और बेटा O के कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। तो अब सोचो इसमें क्या है, इसमें क्या खास है
बेटा इसमें खास ये है कि आप जरा क्रिस क्रॉस करो। आयोडीन के नीचे कितना है 1, तो वो इसके ऊपर है, और 3 किसके ऊपर है, इस वाले आयोडीन के ऊपर है। बेटा जरा आप इवेल्युएट करोगे, यू विल फाइंड दिस एज I+3 एंड यू विल फाइंड IO3-1। जरा बेटा इधर से आयोडीन का निकालो, आप क्या करोगे, यू विल फाइंड दिस एज 3 into -2, मैंने ऑक्सीजन के लिए लिखा, +1 into x is equal to -1। बेटा इफ यू इवेल्युएट दिस यू विल फाइंड x is equal to +5। कितने, +5। अब जरा आप सोच के देखो बेटा, ये जो आपके पास आयोडीन है किसमें, I4O9 में, तो ये दो किस्म के हैं बेटा, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। किस हिसाब से दो टाइप्स, by what logic am I saying that these are of two types, because one of the iodine is in +3 बेटा, the other is in +5। ठीक है, तो यहां पर एक किस में है बेटा, एक है +3 में और दूसरा +5 में है। सो आई कैन से हैज two types of iodine। कौन कौन सा टू टाइप्स ऑफ आयोडीन बेटा, एक है +3 वाला और बेटा एक है +5 वाला। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर आयोडीन तो आयोडीन ही होता है बेटा, जब मैं कह रहा हूं ना इट हैज टू टाइप्स ऑफ आयोडीन, इट मींस दैट वी हैव आयोडीन इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वन ऑफ द आयोडीन इज इन +3 एंड द अनदर वन इज +5। तो मैं आपसे पूछूंगा +3 वाले आयोडीन कितने हैं आपके पास, तो बेटा +3 वाले आपके पास सिर्फ एक ही है, और +5 वाले आपके पास कितने हैं बेटा, वो आपके पास 3 है। तो अगर आप देखोगे I जो आपके पास +3 वाला है बेटा, ये कितने हैं टोटल आपके पास, ये एक नंबर है, मतलब सिर्फ एक ही है। और बेटा जो आपके पास I+5 है ना बेटा, ये आपके पास 3 नंबर है। ठीक है, जरा बेटा आप इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एवरेज निकालिए, तो 5 into 3 is 15, 1 into 3 is 3, 15 + 3 is 18। टोटल कितने आयोडीन्स हैं 4, तो बन जाएगा ना 18/4, जो बेटा आपको यहां से भी निकला 4.5। सो 4.5 represents the oxidation number, but what is the oxidation state of iodine in I4O9 beta, it is I+3 and I+5। so that is what you need to keep in your mind, you should not get confused कि आखिर ये 4.5 +3 और +5 क्या चीज है। ठीक है, तो ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको यही कंपाउंड्स बोले, पहले ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा I4O9। ठीक, लेट्स कम टू अनदर वन। Let us come to another one। तो बेटा एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट कंपाउंड इज Mg2C3। दिस इज Mg2C3। ठीक, अब बेटा इसको समझ लेने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो सबसे पहले आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी है, वन इज एजाइड आयन, अनदर वन इज नाइट्राइड आयन। वन इज एजाइड आयन, अनदर वन इज नाइट्राइड आयन। अगर आपको याद है नाइट्राइड आयन किसको बोलते हैं, नाइट्राइड आयन बोलते हैं N3- को, दिस इज नाइट्राइड आयन। ठीक है ना, और उसी तरह से बेटा एजाइड आयन, और एजाइड आयन मींस N3-, दिस इज नोन एज एजाइड आयन। उसी तरह से बेटा यहां पर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास क्या है, you have Mg2C3। now just think about this, magnesium is an alkaline earth metal and alkaline earth metals always show +2। कितना, +2। बेटा मैग्नीशियम है कितने टोटल, 2, तो एक पर होगा +2 तो 2 पर होगा +4, तो बेटा एक पर होगा +2 तो 2 पर +4। तो आपको पता है यहां से असल में है क्या, दिस इज लाइक दिस बेटा, Mg पर कितना +2, ये तो 2 टाइम्स आ जाएगा, इसको जब आप तोड़ोगे ना ये बनेगा 2 टाइम्स Mg+2। और बेटा इसका जो दूसरा यूनिट होता है ना वो होता है C3-4-। दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। Mg2C3 में जो दूसरा यूनिट है बेटा वो पूरा का पूरा C3 नाइट्राइड एजाइड टाइप का है। जैसे यहां पर है ना N3-1 बेटा, उसी तरह से यहां पर है C3-4। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट Mg2C3 में बेटा ये C3-4- होता है। क्या होता है, C3-4-, जैसे एजाइड आयन में N3- होता है। सो आई होप ये जो मैंने 3 कंपाउंड दिखाए, ब्लीचिंग पाउडर, I4O9 और Mg2C3, ये आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखोगे, इनको स्पेशल मेंशन करोगे, बिकॉज बेटा दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा अब हमारे पास है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। चूंकि हम जानते हैं बेटा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको उसके
जो है रूल्स थोड़े बहुत बताए भी हैं और आपने अपनी नोटबुक पर लिख भी लिए होंगे, तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन जो है ना ये बैलेंस होनी चाहिए बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज द चार्ज, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस में भी समझा दिया। अब अगर आपके पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है या फिर कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी गई है या कोई रिडक्शन रिएक्शन दी गई है या तो पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन ही दी गई है, तो आपको इसको बैलेंस करना है। बट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट द बैलेंसिंग शुड बी बोथ इन टर्म्स ऑफ एटम्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द चार्ज। आपको दोनों हिसाब से उसको बैलेंस करना होगा। तो बेटा अब इसके लिए हमारे पास एक कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ये रूल्स बेटा ऑक्सीडेशन के लिए भी लगेगा, रिडक्शन के लिए भी लगेगा और रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी लगेगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन करके जब आप बोलते हो ना, तब जाकर वो रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। लेकिन चाहे आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो, चाहे आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो, आप दोनों सूरतों में उनको बैलेंस कर सकते हो इसी रूल से। सो बेटा व्हाट इज द रूल्स, मैं आपको रूल्स बता देता हूं। तो रूल्स क्या है बेटा? फर्स्ट रूल्स आर नंबर 1, बैलेंस ऑल एटम्स, बैलेंस ऑल एटम्स, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किस किस को? पहले स्टेप में एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले स्टेप में बेटा आपको क्या करना है? आपको सारे एटम्स को बैलेंस करना है, सिवाय किसके? एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिनको हम थोड़ी देर के बाद बैलेंस कर लेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप बेटा, दूसरा स्टेप आपको देना है बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। और बेटा ऑक्सीजन एटम को आपको बैलेंस करना है यूजिंग वाटर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है यूजिंग वाटर। अब लेकिन बेटा इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो बेटा, जब भी हम whenever we are going to balance a redox reaction, it is either going to be in an acidic medium or it is going to be in a basic medium। या तो आप इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे होंगे या तो आप इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे होंगे, डिपेंड करता है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई मीडियम मेंशन करके नहीं है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि वी ऑलवेज बैलेंस इन सच केसेस बाय कंसिडरिंग एसिडिक मीडियम। अगर मीडियम मेंशन करके नहीं है तो हमेशा आप एसिडिक मीडियम मान के उसको चलोगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन करके है बेसिक मीडियम, देन यू नीड टू मूव अकॉर्डिंगली, यू कैन नॉट गो टू एसिडिक मीडियम वाइज। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ बेटा मान लीजिए जब आपको दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास होगा क्या वो समझ लीजिएगा। आपके पास होंगे रिएक्टेंट साइड, बेटा आपके पास होंगे प्रोडक्ट साइड, ठीक है। मान लीजिए रिएक्टेंट साइड में 5 ऑक्सीजन है और बेटा यहां पर 3 ही ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में 5 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में 3 ही ऑक्सीजन है। अब बताओ बेटा क्या करें? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कहां पर है ऑक्सीजन की कमी? ऑब्वियस सी बात है बेटा यहां पर कमी है। लेकिन अगर आप बेटा एसिडिक मीडियम में, ठीक है, अगर यहां पर एसिडिक मीडियम है बेटा और अगर हमारे पास यहां पर बेसिक मीडियम है, बेटा अगर एसिडिक मीडियम है आपके पास तो आप जिस साइड से कमी है, कितनों की कमी है? 2, तो बेटा आप 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे। अगर एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, अगर एसिडिक मीडियम की बात हो रही है तो आप इस साइड से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स खुद से ही ऐड करोगे। क्यों? 2 यहां से और 3 यहां से, तो बेटा हो गई ना 5 के बराबर। लेकिन आप जरा बेटा खुद सोचो, जब आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, हैव यू इंट्रोड्यूस्ड एनी अदर एटम बिसाइड्स ऑक्सीजन? यस। कौन सा बेटा? आपने वाटर के साथ साथ हाइड्रोजन को भी खुद से ही इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बेटा रूल ये कहता है कि आपने जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं, दुगने H पॉजिटिव्स, वर्ड को अच्छे से समझ लेना, दुगने H पॉजिटिव्स, आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए ना, तो 4 टाइम्स H पॉजिटिव दूसरे वाले साइड से ऐड करो। दिस इज द रूल, दिस इज द रूल। बिकॉज अगर आपने 2 ऑक्सीजन लाए ना, आप खुद सोचो ना, आपने 4 हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस किए ना, तो आप 4 H पॉजिटिव इस साइड से लाओ। ठीक, ये हो गया एसिडिक मीडियम का। बेसिक मीडियम में बिल्कुल थोड़ा सा उल्टा है। देखो इस साइड से कितने हैं? 3, इस साइड से 5। बेसिक मीडियम में रूल ये है बेटा, कमी कितने की है? 2 की। तो जहां से ज्यादा है ना उधर से ही ऐड करो। मतलब यहां पर है ना 5, कमी कितने की है? 2, तो बेटा आप इसी साइड से 2 टाइम्स H2O करो। ठीक है, इसी साइड से 2 टाइम्स H2O करो। लेकिन अपोजिट वाले साइड से 2 टाइम्स OH माइनस ऐड करो। तो मतलब बेटा आपको यहां से ऐड करना पड़ेगा 4 OH माइनस। इज दिस क्लियर? आई शुड बी और यू शुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो
तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल किस साइड से ऐड करने हैं, जहां से कमी है, लेकिन उसी के साथ साथ 2 टाइम्स H पॉजिटिव्स ऐड करने हैं दूसरे वाले साइड से। लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो तो जिस साइड से कमी है उधर नहीं ऐड करना है, यू नीड टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दैट साइड विच इज रिच इन ऑक्सीजन। जैसे यहां पर रिएक्टेंट साइड में 5 थे, प्रोडक्ट साइड में 3 थे, तो बेटा आपके पास कमी कितने की है, 2 ऑक्सीजन की, तो वो किस साइड से आप 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, जहां से ज्यादा है, तो यहां से ज्यादा है, लेकिन अपोजिट वाले साइड से 2 टाइम्स, जो यहां पर आपने किया होगा, आपने 2 किया ना वहां वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 4 OH माइनस आप दूसरे साइड से ऐड कर लो। दिस इज द रूल, बस यही है बेटा इसमें रूल, और कोई खास रूल इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप जहां पर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। जब एसिडिक मीडियम होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एसिडिक मीडियम होगा तो वाटर मॉलिक्यूल उस साइड से जहां से कमी है और दुगने H पॉजिटिव दूसरे साइड से। लेकिन जब बेसिक मीडियम होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स उस साइड से जहां ऑक्सीजन ज्यादा है और 2 टाइम्स OH माइनस उस साइड से, कौन से वाले साइड से, दूसरे वाले साइड से जहां पर कमी थी। ठीक है, नाउ दीज आर 2 स्टेप्स। अब बेटा तीसरा, ठीक है, नाउ तीसरा स्टेप क्या है बेटा, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन एटम यूजिंग H पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर अभी तो हमने सेकेंड स्टेप में किया ना हाइड्रोजन को बैलेंस, तो फिर से क्यों करवा रहे हो हाइड्रोजन को बैलेंस। नो बेटा, दिस थर्ड स्टेप इज ए स्टेप इन इटसेल्फ। जो वहां पर मैंने वो हाइड्रोजन बैलेंस किया ना सेकंड स्टेप में, वो तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया, वाटर। तो वहां से वाटर इस्तेमाल करके एक अलावा से एक हाइड्रोजन मेरे पास आ गया, जिसको बैलेंस करने के लिए मुझे H पॉजिटिव का इस्तेमाल करना पड़ा। जब मैं ये कह रहा हूं ना कि बैलेंस हाइड्रोजन एटम, तो ये कौन सा वाला हाइड्रोजन है, ये वो वाला हाइड्रोजन है जो रिएक्शन में पहले से ही मौजूद है। अगर रिएक्शन में पहले से हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो बेटा आपको ये स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट इफ द रिएक्शन ओरिजिनली हैज सम हाइड्रोजन इन इट, देन यू नीड टू फॉलो दिस थर्ड स्टेप। ओके, रिएक्शन जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो बेटा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ बेटा लास्ट स्टेप जो है, दैट इज बैलेंस द चार्ज, बैलेंस चार्ज। ठीक है बेटा, यू हैव टू यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, आपको चार्ज बैलेंस करनी है, लेकिन किसका इस्तेमाल करना है बेटा, आपको इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इस हिसाब से बेटा ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपके पास कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर देखो, ये रूल्स अगर आपको याद नहीं रह रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दीज रूल्स, यू कैन रिमेंबर अ शॉर्टकट फॉर दिस। व्हाट इज द शॉर्टकट, व्हाट इज द शॉर्टकट। तो बेटा शॉर्टकट इसमें ऐसे है, पहला स्टेप क्या है, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑल का A। दूसरे स्टेप में क्या है बेटा, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग वाटर, तो बेटा इसका O। तीसरा स्टेप क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H पॉजिटिव, तो इसका H। और बेटा लास्ट क्या है, बैलेंस द चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 स्टेप्स बेटा आपको फॉलो करने हैं। दैट मींस यू हैव टू यूज A, you have to use O, you have to use H, or you have to use C. This is the first step, this is the second step, but this is the third step, and this is the fourth step. और याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करनी है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि चलो मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, बाकी एटम्स को बाद में। नहीं बेटा, सबसे पहले ऑल एटम्स, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद चार्ज। आप चाहो तो इसी को याद रख सकते हो। क्या आप बोल सकते हो, आओ, ठीक है बेटा, कुछ भी बोलो, हंदवारा, ठीक है, आओ हंदवारा चले, तो बेटा इस हिसाब से भी आपको याद रह जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज आओ हंदवारा चले। ठीक है, तो इससे आपको, अगर आप ये याद रखते हो तो आपको ये चारों के चारों स्टेप याद हो जाएंगे। आ मीन्स ऑल एटम्स, ओ मीन्स ऑक्सीजन, हंदवारा का H मतलब हाइड्रोजन, और चले का जो C है असल में मतलब चार्ज बैलेंस करनी है आपको यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से बेटा भी अगर आप चाहोगे तो आप इसको याद रख सकते हो और आपको बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में इसको करने के लिए। ठीक है, चाहे फिर आप जेई मेंस की बात करो या नीट की बात करो, बेटा ऐसे सवाल आते हैं। अगर आप चेक करोगे ना जेई मेंस के सवाल जो पिछले
कुछ सालों की अगर आप देखोगे, ऑल्दो वी कैन नॉट रिलाई मच, बिकॉज हमने रिसेंटली ही देखा है कि क्या हुआ था कि ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी ज़्यादा आप डिपेंड न रहिए। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए, बाकी ये आए या ना आए वी डोंट रियली केयर, वी जस्ट हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी थिंग विदाउट केयरिंग वेदर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन और नॉट। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मे बी बेटा आपको यहाँ पर ये चार्ज नहीं दिख रहा होगा, इट इज चार्ज हियर, हाइड्रोजन के नीचे क्या है ये बेटा, चार्ज। ठीक है, दिस इज चार्ज। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा ये कैसे करते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन है, और हाँ जो मैंने आपसे कहा था कि अगर मीडियम के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो इट इज एसिडिक मीडियम। देखो बेटा हमारे पास सवाल है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। बेटा हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमें इनको बैलेंस करना है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो बेटा पहले क्या दी गई है, पहली हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है दैट इज C2O4 2-, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2। ठीक है, तो ये हमें एक रिएक्शन दी गई है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी गई है। कैसे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन फर्स्ट यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। वही रूल्स बेटा आपको लगाने हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला। यू हैव टू बैलेंस ऑल एटम्स, you have to then balance oxygen, you have to then balance hydrogen, and fourth step you have to balance charge। अब पहले मैं आपको यहाँ पर जरा इस हाइड्रोजन की बात करता हूँ। क्या इस गिवन रिएक्शन में कहीं हाइड्रोजन है? नहीं है ना, तो बेटा ये थर्ड स्टेप आपको नहीं लगाना है। ये मेरा मतलब था उस पॉइंट पर जब मैंने आपसे कहा था कि मैं किस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। जो सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं लगाता हूँ ना, वो इस वजह से बिकॉज मैंने वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट वाटर मॉलिक्यूल इनहेरेंटली हैज हाइड्रोजन इन इट, सो आई वाज कंपेल्ड टू ऐड आइदर ट्वाइस H पॉजिटिव और OH माइनस। लेकिन चूंकि इस गिवन रिएक्शन में कहीं हाइड्रोजन नहीं है बेटा, ये तीसरा स्टेप फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते जाओ, कैसे नहीं होगा देखो। आप जरा बेटा थोड़ा सा सोचो, सो यू हैव टू बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा ऐसा कौन सा एटम है इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, दैट इज कार्बन। तो बेटा आप इसको 2 टाइम्स कर लो, यू विल राइट दिस एज C2O4-2, दिस गिव्स मी ट्वाइस CO2। तो देखो बेटा कार्बन एटम्स बैलेंस हो गए। मैंने 2 क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पर कार्बन कितने थे, 2। आप बोलोगे सर आपने तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस किया। नहीं बेटा, मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया, ये अपने आप से हो गया। ठीक है, तो दैट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि जैसे ही आप कार्बन को बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को बैलेंस होना ही होना है। नहीं बेटा, इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, इट हैपेंड बाय कोइंसिडेंस। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वन बेटा, ऑल हो गया। ठीक है, ओ ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज वो खुद ब खुद ही बैलेंस हो गया। तो बेटा ये क्या हाइड्रोजन वाला स्टेप लगाना है, नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं दिया है। अब बेटा बस आपको चार्ज लगाना है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। बेटा इस साइड से कितनी चार्ज है, 0, इस साइड से -2, तो बेटा आप क्या काम करो, इस साइड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाओ, तो बेटा ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इज दिस क्लियर? दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। बेटा अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, जस्ट राइट अ कमेंट ऑन दिस, और बेटा आप मुझे फोन भी कर सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो, जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, इज एवरीथिंग बैलेंस्ड? यस, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। नाउ आपको पता है बेटा C2O4-2, C2O4-2, ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन। क्यों बोलते हैं ऑक्सलेट आयन? बिकॉज बेटा आपको पता है ये कहां से आया है, ये आया है H2C2O4 से, विच इज ऑक्सैलिक एसिड, विच इज ऑक्सैलिक एसिड। और बेटा मैंने आपसे कहा था, आपको अगर याद होगा, कि एक एसिड में से अगर सारे H पॉजिटिव्स बाहर आ जाएं तो 8 जुड़ जाता है, इसीलिए बेटा इसका नाम है ऑक्सलेट आयन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप उसके दोनों हाइड्रोजन बाहर निकालते हो बनता है ना SO4-2, दैट इज सल्फेट आयन। एक एसिड के बदले 8 आ गया, तो बेटा उसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड के बदले क्या आ गया, ऑक्सलेट आयन। ठीक है, जरा बेटा ऑक्सलेट आयन को आप थोड़ा सा इवेल्युएट करो। जरा इसमें कार्बन किस में है, 4 × -2 -8, बेटा आप लिखोगे ना 4 × -2 दैट इज -8, प्लस 2 × x इज इक्वल टू -2। बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको x मिल जाएगा +3। कितना है बेटा, +3। ठीक है, दिस इज +3 बेटा, +3। अब यहां पर पहुंचे आप कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन किस में है, +4 में। बेटा ये कहां से गया, +3 से गया +4 में, +3 से गया
4 में, ठीक है, +3 से गया +4 में। जरा बेटा मुझे बता सकते हो ये चेंज कितने का है? 3 से 4 में जाना मतलब चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का है? एक इलेक्ट्रॉन का। जरा बेटा कार्बन कितने हैं यहां से? 2, सो 2 × 1 दैट इज 2। देखो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा चेंज कितना है कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में? वो है ना 1। अब बेटा मुझे बताइए व्हाट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? व्हाट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? बेटा कार्बन एटम्स कितने हैं? 2। तो बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आप अपने पास रखिए कि अगर हम चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स करते हैं ना बेटा, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो बेटा वो उसको बोलते हैं एन फैक्टर। दैट इज एन फैक्टर। चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स दैट गिव्स यू द एन फैक्टर। तो बेटा याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, n factor is defined for 1 mole of the compound. For 1 mole of the compound, n factor जो होता है ना, इसको किसी भी कंपाउंड के 1 मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। याद रखिएगा 1 मोल के लिए। अब जैसे क्या मतलब है इसका, देखो मैं आपसे कहूंगा यहां पर ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन ने चेंज कितने का है? +3 से +4 का। बेटा कार्बन के एटम्स कितने हैं? 2, तो 2 × 1 इज 2, तो बेटा इसीलिए इसका n फैक्टर यहां पर 2 हो जाएगा। ऑक्सलेट आयन का n फैक्टर कितना है? 2, और बेटा वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर कैसे? क्योंकि यहां पर ऑक्सलेट आयन के मोल्स कितने हैं? 1 ही है ना, तो n फैक्टर तो डिफाइन होता है 1 मोल के लिए ही। सो यू कैन से 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले? 2, तो बेटा n फैक्टर ऑफ ऑक्सलेट आयन इज 2। ठीक है, एन फैक्टर हमें आगे पढ़ना है, बट स्टिल आई वांट यू टू कीप दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। अभी आप देखोगे क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, सो चेंज इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन इनटू नंबर ऑफ एटम्स। अब आप मुझसे कहोगे सर आपने ऑक्सीजन का क्यों नहीं चेक किया? बेटा वो इसलिए चेक नहीं किया बिकॉज ऑक्सीजन यहां पर भी -2 में है और बेटा यहां पर भी -2 में है। तो क्या ऑक्सीजन ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया? नहीं। तो जो चेंज नहीं करता है बेटा उसका नहीं लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए बेटा ऑक्सीलेट आयन में दोनों होते जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे होते, इफ वी कंसीडर, तो मैं क्या करता? मैं पहले निकालता एन फैक्टर किसके हिसाब से? कार्बन के हिसाब से। एन फैक्टर किसके बराबर? चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, हो गया 1। फिर मैं निकालता एन फैक्टर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? ऑक्सीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग, और जो इन दोनों का एन फैक्टर होता ना, मैं उसको ऐड करता और बोलता ऑक्सीलेट आयन का एन फैक्टर उन दोनों का सम है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, बट सिंस in oxalate ion only carbon atom is changing its oxidation number, therefore the n factor of oxalate ion will be equal to that given by carbon atom। तो carbon atom के हिसाब से जो n factor आएगा वही होगा oxalate ion का। ठीक है, अब देखिए जरा आप मुझे एक चीज बताओ, जरा कार्बन डाइऑक्साइड का n फैक्टर निकालो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है? कार्बन। कहां से? +4 से कहां गया? +3 में। तो चेंज कितने का है? चेंज 1 का है। चेंज कितने का है? 1 का है। तो आप क्या लिखोगे? चेंज इज 1। हाउ मेनी एटम्स? हाउ मेनी एटम्स? बेटा इसका एटम्स कितने हैं? 1 ही, तो 1 × 1, तो कार्बन डाइऑक्साइड का n फैक्टर कितना है? 1। लेकिन आप मुझसे पूछोगे सर यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर का तो समझ में आ गया, इसका 1 मोल था तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सर यहां पर क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स है फिर कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से? लेकिन बेटा आप भूल रहे हो, n फैक्टर इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स के लिए है, 1 मोल के लिए कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा वही उसका n फैक्टर बन जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ? अगली एग्जांपल देखो। ठीक है, लेट्स कम टू अनदर एग्जांपल। ठीक है, तो हमें जो इसका n फैक्टर निकल, और यहां पर चाहता हूं मैं आप एक और इंफॉर्मेशन भी याद रखो बेटा, ऑक्सलेट आयन अपॉन ऑक्सीडेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, आप देखोगे आपको ये इंफॉर्मेशन आगे भी काम आएगी, गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ऑक्सलेट आयन अपॉन ऑक्सीडेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, चलिए जरा दूसरी रिएक्शन बैलेंस करते हैं। बेटा दूसरी रिएक्शन हमें दी गई है H2S। क्या दी गई है? H2S। दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू S।
यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सल्फर। अब बेटा जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जरा हम इस थर्ड स्टेप की तरफ बात करें। क्या यहाँ पर ओरिजिनल रिएक्शन में हाइड्रोजन है? यस, देयर इज हाइड्रोजन। तो बेटा ये थर्ड स्टेप जरूर फॉलो होगा। ठीक है, अब कैसे होगा देखते जाओ। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बेटा आपको चलना है। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो कौन सा एटम है यहाँ पर? सल्फर। हालांकि वो तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो बेटा मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है। आई विल राइट दिस एज H2S gives me S। ठीक है, पहला स्टेप तो हो गया। क्या बेटा मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं। बेटा तीसरा, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H पॉजिटिव्स। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो बेटा मैं क्या काम करूंगा, मैं इस साइड से 2 टाइम्स H पॉजिटिव लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 2 टाइम्स H पॉजिटिव। तीसरा स्टेप फॉलो हो गया। अब चौथे पर आइए बेटा, बैलेंस चार्ज। इस साइड से कितनी चार्ज है? 0। इस साइड से कितनी है? +2। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड करोगे, यहां पर कि यहां पर? बेटा अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो यहां पर बनेगा +2, इस साइड से बनेगा -2। हालांकि वो बैलेंस नहीं है, तो बेटा आपको यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर लगाने होंगे। अब देखो ये सब बैलेंस क्यों? +2 और -2 0, यहां पर भी 0, चार्ज भी बैलेंस हो गई। अब जरा बेटा ध्यान से देखना, H2S में सल्फर किस में है बेटा? -2 में। जब सल्फर यहां गया तो किस में गया? 0 में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका n फैक्टर कितना है बेटा? चेंज कितने का है? -2 से 0। आप नहीं बोलना सर चेंज है -2 का कि +2 का, सिर्फ डिफरेंस देखो, साइन के साथ कोई लेना देना नहीं है। कितनों का है? 2 है, यहां पर 0 है, तो चेंज कितने का है बेटा? चेंज 2 का है। ठीक है, सल्फर के एटम्स कितने हैं? 1। तो बेटा n फैक्टर ऑफ H2S इज 2, इसीलिए बेटा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं आपसे कहूं बेटा इस सल्फर का यहां पर कितना है n फैक्टर? बेटा इस सल्फर का 0 से गया -2 में, तो चेंज कितने का है? 2। सल्फर है कितने? 1, तो 2 × 1 2, इसीलिए बेटा यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 न सिर्फ n फैक्टर है H2S का, बल्कि बेटा ये 2 n फैक्टर है किसका? सल्फर का भी। अब सल्फर के कितने मोल्स हैं इस रिएक्शन में? 1। तो जाहिर सी बात है 1 के लिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो वही तो इसका n फैक्टर भी आ गया। इज दिस क्लियर? दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना है। चलिए बेटा अगले स्टेप में आते हैं, अगले रिएक्शन में आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बेटा तीसरा हमें क्या दिया है बेटा? NO3-, हमें दिया गया है बेटा NO3-। दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। नाइट्रेट बेटा याद करो, नाइट्रिक एसिड से आया है। नाइट्रिक एसिड कितने H पॉजिटिव दे सकता है? 1। तो आप उसमें से वो एक H पॉजिटिव निकालो, पीछे जो आयन बनेगा उसके साथ क्या वर्ड जुड़ जाएगा? 8। तो इसीलिए नाइट्रेट। ठीक है, चलिए बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो कौन सा है? नाइट्रोजन। वो तो पहले से ही बैलेंस है, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, क्या आपको यहाँ पर कोई मीडियम दिया गया है? नहीं, सो ऑलवेज टेक इट एसिडिक मीडियम। चलिए दूसरे स्टेप में किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं? कोई नहीं। अब याद करो बेटा ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं? वाटर से। लेकिन किस हिसाब से बैलेंस करते हैं? अगर आप एसिडिक मीडियम में हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी आपको चाहिए वो उस साइड से ऐड करो जहां से डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी तो इस साइड से है ना बेटा, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट दिस एज NO3-। दिस गिव्स मी NH3। बेटा कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। आप देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहां से भी 3, यहां से भी 3। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जितने आपने ऐड किए उसके दुगने H पॉजिटिव दूसरे वाले साइड से। बेटा आपने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए ना, तो आप 6 टाइम्स H पॉजिटिव इस साइड से ऐड कर लो। अब बोलोगे सर ये तो आपने हाइड्रोजन बैलेंस किया। बेटा ये वो वाला हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज नॉट द हाइड्रोजन ऑफ द थर्ड स्टेप, रादर इट इज द हाइड्रोजन विच गॉट इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द यूजेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसको बैलेंस किया। अब तीसरे स्टेप पर आओ बेटा, बैलेंस हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल रिएक्शन में है सॉरी बेटा है, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल रिएक्शन में भी हाइड्रोजन है। सॉरी आई वाज रॉन्ग देयर, ओरिजिनल रिएक्शन में भी हाइड्रोजन है ना, तो करो बैलेंस। कितने हैं यहाँ से? 3, यहाँ से कुछ नहीं, तो बेटा आपको यहाँ पर 3 H पॉजिटिव यहाँ से और ऐड करने पड़ेंगे। अब बेटा इस स्टेप को समझ लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 H पॉजिटिव्स कौन से वाले हैं? ये वो वाले हैं जो मुझे वाटर के लिए यूज करने पड़े। और बेटा ये 3 H पॉजिटिव्स कौन से हैं जो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए लग गए? तो बेटा 6 और 3, क्या मैं इन दोनों को बेटा मिटाकर यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं 9 टाइम्स H पॉजिटिव? आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस कीजिए। इस साइड से कितनी चार्ज? 0।
अब इस साइड से कितनी होनी चाहिए, देखो 9 पॉजिटिव, ये है बेटा 9 इंटू +1 तो हो गया +9, और ये है -1, +9 -1 बेटा +8, तो आपको यहां से 8 इलेक्ट्रॉन्स और देने पड़ेंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 नेगेटिव, ये एक और नेगेटिव हो गए, 9 नेगेटिव 9 पॉजिटिव, 9 नेगेटिव 9 पॉजिटिव मीन 0, बेटा इस साइड से भी आपके पास 0 ही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट दैट n फैक्टर, ठीक है, देखते जाइए बेटा। अगर आप देखोगे ना नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन किस में है बेटा, +5 में, और अगर अमोनिया में देखोगे ना बेटा ये किस में है, -3 में, तो जरा बेटा इसका n फैक्टर लिखने की कोशिश करो। n फैक्टर इज इक्वल, चेंज कितने का है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना बेटा वो बहुत तेज होते हैं, दे ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, but once you are in an examination and when I'm talking about examination I don't mean boards, but I mean a competitive examination like NEET और JEE, जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा भी जाता है, वो कुछ गलतियां भी कर लेता है। बेटा 5 और -3 चेंज कितने का है, आप करोगे 5 - 3 is 2, रॉन्ग बेटा, +5 से -3 की तरफ गए हो, द चेंज इज 8। क्यों, आप सोचो ना, +5 से -3, +5 से -3, बेटा आप +5 पर एक इलेक्ट्रॉन ले लो, हो गया +4, दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया +3, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया +2, चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया +1, पांचवा इलेक्ट्रॉन बेटा पहुंचे 0 पर। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने से आप कहां पहुंचोगे, +5 से 0 तक। लेकिन बेटा ये तो -3 में है, मतलब अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स और देने हैं, तो बेटा प्लस एक और इलेक्ट्रॉन करोगे तो -1, एक और इलेक्ट्रॉन करोगे तो -2, एक और इलेक्ट्रॉन करोगे तो -3, पहले 5 थे फिर और 3 किए, बेटा आ गए 8, वो 8 असल में बेटा यहाँ पर है। सो दिस विल बी, व्हाट इज द चेंज, चेंज इज 8। बेटा नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 1, 8 into 1 बेटा दैट इज 8, वही 8 बेटा यहाँ से आया, वही 8 बेटा यहाँ से आया। सो व्हाट इज n फैक्टर ऑफ नाइट्रेट आयन, इट इज 8 into 1 व्हिच इज चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, बेटा वही बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ अमोनिया इन दिस रिएक्शन, बेटा n फैक्टर निकालो, -3 से +5, बेटा ये भी तो चेंज 8 का ही है, ठीक है। और अमोनिया में नाइट्रोजन कितने हैं, 1, तो 8 into 1 8, तो बेटा n फैक्टर नाइट्रेट का भी 8 है, अमोनिया का भी 8 है, विद द डिफरेंस दैट यू मस्ट रिमेंबर और विद द पॉइंट दैट यू मस्ट हैव नोटेड राइट नाउ। बेटा चाहे आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जाओ, अगर आप सेम एटम की बात कर रहे हो तो चेंज कांस्टेंट है। क्या मतलब, आपने देखा नाइट्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट से राइट में कितनी चेंज है, 8, और इसी नाइट्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग राइट से लेफ्ट में जब आप देखोगे वो चेंज कितने का है, 8 का। तो बेटा चेंज में तो कोई फर्क नहीं आता है, नंबर ऑफ एटम्स में फर्क आएगा। आप डोंट गेट दिस मिसकंसेप्शन इन योर माइंड दैट द n फैक्टर विल बी सेम ऑन बोथ साइड्स, नॉट एट ऑल। जो आपने पहले एग्जांपल की ना ऑक्सलेट आयन की, वहां पर ऑक्सलेट आयन का n फैक्टर कितना था, 2, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का n फैक्टर 1 था। n फैक्टर यहां पर सेम इसलिए आ गया बेटा बिकॉज इसका भी एक ही मोल है, इसका भी एक ही मोल है। ऐसा अगर होता ना कि इसका 1 होता तो इसका 2 होता, आपको पता है आंसर क्या आता बेटा, इसका n फैक्टर 8। अब इसके कितने मोल्स थे, 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 8, लेकिन n फैक्टर तो डिफाइन होता है 1 मोल के लिए। आप कहते 2 के लिए थे 8, तो 1 के लिए होता है 4, तब जाकर इसका n फैक्टर 4 बन जाता। दैट इज व्हाट आई मीन। You need not remember, you need not cram up this thing that n factor जितना यहाँ से आएगा यहाँ से भी उतना आएगा, not at all. It does not necessarily need to be like this. You can have 2 different n factors from both sides, although the same thing will be the change in the oxidation state. ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आएगा ना बेटा वो चेंज सेम होगा, हालांकि नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हो सकते हैं, तो n फैक्टर वेरी कर सकता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन बेटा, एक और रिएक्शन आपको दी गई है CrI3, दिस इज द फोर्थ वन। CrI3 gives CrO4 -2, CrO4 -2 प्लस IO3 माइनस, प्लस IO3 माइनस, और बेटा यहां पर लिखा गया है इस वक्त OH माइनस। अब देखो यहां से क्या है, यहां से मतलब ये है कि अब आपको इस रिएक्शन को बैलेंस तो करना है, बट यू हैव टू कंसिडर बेसिक मीडियम, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Here nothing was mentioned on this arrow, so by default we were able to judge that this should be balanced in acidic medium. But right now we are given basic medium, so we cannot jump to acidic medium of our own. We are bound to balance this reaction in basic medium. कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए।
सबसे पहले बेटा वही रूल्स फॉलो करने हैं, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन है वो एटम? एक तो क्रोमियम है, एक आयोडीन है। एक्सक्यूज मी। तो क्रोमियम कितने हैं? क्रोमियम तो बेटा एक है, चलो ठीक, वो तो पहले से ही बैलेंस है। लेकिन आयोडीन एक, आयोडीन तीन, सो यू नीड टू बैलेंस दिस। लेट अस बैलेंस इट आउट। Cri3, this gives me CrO4 minus 2. I will write this as 3 times IO3 minus. तो बेटा मैंने आयोडीन को भी बैलेंस कर लिया, ठीक है। What is the next step? Balance oxygen atom. Now please keep this thing in mind that you are going to balance oxygen atom in basic medium. So let's do it. यहां से कितने ऑक्सीजन हैं? कुछ नहीं है। यहां से कितने हैं बेटा? यहां से 4 और 3 3 9। स्टूडेंट मिस कर जाता है, बोलता है 4 और यहां से 3 हो गए 7। नहीं बेटा, यहां से भी है। 3 3 इज 9, 9 + 4 इज 13। तो यहां से कितने ऑक्सीजन हैं? कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो सर फिर क्या करेंगे? बट आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू ऐड 13 वाटर मॉलिक्यूल्स, बट फ्रॉम विच साइड? विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो बेटा जहां से है आप यहीं से कीजिए 13 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसी का दुगना OH माइनस दूसरे वाले साइड से। बेटा दैट मींस दिस विल बिकम 26 OH माइनस। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। बेटा क्या ओरिजिनल रिएक्शन थी ना सिर्फ इतनी और इतनी, क्या इसमें कहीं हाइड्रोजन है? नहीं है। तो दैट मींस थर्ड स्टेप जो है वो आपको फॉलो नहीं करना है। अब चलिए लास्ट स्टेप पर, दैट इज बैलेंस द चार्ज। बेटा इफ यू बैलेंस द चार्ज, सी दिस, यहां पर कितनी है? 26 नेगेटिव, यहां पर कितनी है? 3 × -1 हो गया -3, और यहां पर -2, तो -3 और -2 -5। बेटा यहां पर -26, तो बेटा बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर 21 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से आप चलिए। वंस यू आर ए मास्टर इन दिस, यू कैन देन सॉल्व एनी रिडॉक्स रिएक्शन। और बेटा सिर्फ याद रखिएगा इस चीज को कि अभी हम सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। अभी हमने रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, ठीक है। देखिए चलिए अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जरा बेटा इसका एन फैक्टर निकालते हैं। आपको पता है Cri3 में क्रोमियम किस में है? बेटा क्रोमियम +3 में है। और आयोडीन किस में है? -1 में। और ये अच्छा स्टेप बन जाएगा। आयोडीन -1 में है, क्रोमियम किस में है? +3 में। जरा बेटा CrO4 -2 में क्रोमियम किस में है? बेटा इट इज इन +6। और IO3- रिमेंबर +5। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिखाया था ना, कौन सा वाला? I4O9, उसमें भी था ना IO3-1। मैंने वहां पर निकाला था ना आयोडीन किस में? +5 में, ठीक है। चलिए जरा बेटा कीजिए। देखो क्रोमियम गया +3 से +6 में, बेटा चेंज कितने का है? 3 का। चेंज कितने का? आपको मतलब लग रहा होगा मैंने 2 दिखा दिया। चेंज कितने का है? 3 का। तो बेटा +3 से +6, द चेंज इज 3। हाउ मेनी क्रोमियम एटम्स? 1। तो बेटा बन गया 1 × 3। आप खुश नहीं हो जाना बेटा, सर ये गलत हो गया। 3 × 1 3, सर यहाँ पर तो 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा आप कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हैं? Cri3 में दोनों एटम्स ने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया है। ये गया है -1 से कहां पर? +5 में। बेटा आपको पता है -1 से +5 में जाने का मतलब चेंज कितने का है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो प्लस में बेटा करूंगा 6 × एटम्स कितने हैं आयोडीन के? बेटा 3, 6 3 18, 18 + 3 21। बेटा वही 21 आपके पास वहां है। सो अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Cri3 इन दिस रिएक्शन? बेटा इट इज 21। इस मॉलिक्यूल में बेटा दोनों एटम्स ने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज किया था। सो दैट इज व्हाई आई वाज कंपेल्ड टू कैलकुलेट एन फैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्रोमियम एंड एन फैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आयोडीन। मैंने उन दोनों को बेटा ऐड किया और फिर मुझे फाइनल एन फैक्टर मिल गया। अगर बेटा मैं आपसे कहूंगा इसका एन फैक्टर निकालिए, तो चलिए निकालते हैं बेटा। इसका एन फैक्टर 6 इंटू, सॉरी ये कहां गया? 6 से कहां गया? 3 की तरफ। तो बेटा इसका एन फैक्टर करते हैं। 6 से बेटा गया 3 में, तो चेंज कितने का है बेटा? चेंज 3 का है। एटम्स कितने हैं? 1। तो बेटा इसका एन फैक्टर 3 है। अब आप कहोगे सर इसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं कंसीडर किया? बिकॉज बेटा ऑक्सीजन यहां पर अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। यहां पर भी -2 में है और यहां पर भी ये -2 में है। सो ऑक्सीजन इज नॉट चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। दैट इज व्हाई एन फैक्टर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर? क्रोमियम की बेसिस पर। अब बेटा इसका एन फैक्टर निकालिए। आयोडीन +5 से गया -1 में, तो बेटा चेंज कितने का है? 6 का ही। और आयोडीन के एटम्स कितने हैं? 1। तो बेटा आप कैलकुलेट कीजिए, 6 × 1 इज 6। तो बेटा इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा?
इसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा। आप ये नहीं बोलना कि 3 1 3 आयोडीन है यहाँ पर, नहीं बेटा, जो नीचे इंडेक्स लिखा होता है ना, बस उसी की तरफ ध्यान रखना है, आपको कोफिशिएंट की तरफ ध्यान नहीं रखना है। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा, ये क्या बोलते हैं इसको, +5 से -1, तो दिस इज a change of 6, IO3 माइनस, IO3 माइनस का हो गया 6, 6 ही हो जाएगा डेफिनेटली, दिस इज 6। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि +5 से कहाँ गया, -1 में, बेटा चेंज 6 का है, IO3 के एटम्स कितने हैं, 1, 6 into 1 is 6, so keep this thing in mind, this is very 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 important, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से आपके पास कॉन्सेप्ट भी कैसे आएगा, देखो ये जो आपके पास 21 इलेक्ट्रॉन है ना, 21 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा बेटा। देखो 21 इलेक्ट्रॉन में से इसमें से कितने यूज हो जाएंगे, 3, बेटा वहां बचे कितने, 18, कितने बचे, 18, वो 18 किसके लिए यूज होंगे, IO3 माइनस के लिए। लेकिन आपको पता है IO3 माइनस के मोल्स कितने हैं, 3, यानी कि बेटा 3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 21 नहीं 18, क्योंकि 3 तो बेटा इसके लिए है, तो 18 यहाँ के और यहाँ के 3 मोल्स, बेटा 3 मोल्स के लिए 18, एन फैक्टर कितने के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए, बेटा अगर 3 मोल के लिए 18 है, 1 मोल के लिए 6, और बेटा वही 6 इसका एन फैक्टर है। आई होप ये क्लियर है। दिस शुड नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। आप कहोगे ना 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 में से इसके लिए कितने हैं, 3, बेटा 21 में से 3 निकालो, वहां कितने बचे, 18, तो वो 18 किसके लिए है, IO3 माइनस के लिए। अच्छा IO3 माइनस में आप देखोगे मोल्स कितने हैं, 3, तो मतलब 3 के लिए 18, बेटा 1 के लिए कितना, 6, और वही 6 बेटा इसका एन फैक्टर भी है। इज दिस क्लियर, दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड बाय, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Cr2O7 2 माइनस, देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, Cr2O7 2 माइनस, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cr+3, और बेटा ये मेरे पास 6th है, ठीक है। अच्छा मैं एक भूल चुका हूँ, 5th है बेटा, अभी 5th है, मैं एक भूल चुका हूँ, कोई बात नहीं, हम अभी देखेंगे। देखो बेटा ये है आपके पास रिएक्शन, सो वही है, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो कौन है, क्रोमियम, तो क्रोमियम 2 है बेटा, आप यहाँ पर 2 टाइम्स कर लो, हो गया। बैलेंस ऑक्सीजन यहाँ पर बेटा 7 है, और यहाँ पर कोई नहीं है, मीडियम स्पेसिफाई करके है नहीं है, तो बेटा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये एसिडिक मीडियम में ही होगा, तो बेटा एसिडिक मीडियम में अगर होगा तो यहाँ पर 7 है, तो आप यहाँ पर बेटा 7 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लीजिए, क्योंकि डेफिशिएंट साइड से ऐड करने हैं ना, और अगर आपने 7 कर दिया तो बेटा दुगने H पॉजिटिव्स इस साइड से लगा दीजिए, मतलब यहाँ पर बनेगा 14 H पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत है नहीं है बेटा, बिकॉज ओरिजिनल रिएक्शन सिर्फ इतनी थी, क्या इसमें कहीं हाइड्रोजन था, नो, सो वी डू नॉट नीड टू फॉलो द थर्ड स्टेप, बैलेंस द चार्ज। बेटा अगर आप चार्ज बैलेंस करने की कोशिश करोगे, यहाँ से 14 पॉजिटिव 2 माइनस, तो बेटा यहाँ से तो 12 पॉजिटिव है, और यहाँ पर 6 पॉजिटिव है, यहाँ पर 12 पॉजिटिव, यहाँ पर 6 पॉजिटिव, तो बेटा आपको इस साइड से 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। आई लेट मी सी इफ इट इज विजिबल, यस 6 इलेक्ट्रॉन्स आर विजिबल, तो बेटा आपको यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो, 2 नेगेटिव चार्ज कितनी होगी, 8 नेगेटिव, ये कितनी पॉजिटिव है, 14 पॉजिटिव, 14 पॉजिटिव माइनस 8 नेगेटिव, दैट इज 6 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव, 14 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव, 14 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, मतलब 6 पॉजिटिव, और यहाँ से भी 6 पॉजिटिव, तो चार्ज बैलेंस हो गई, ठीक है। अब वही एन फैक्टर का धोखा है, देखा बेटा यहाँ से क्या होगा, अगर आप चेक करोगे क्रोमियम किस में है, यहाँ पर +6 में, कहाँ चला गया, +3 में, बेटा चेंज कितने का है, +6 से +3, बेटा चेंज 3 का है, तो एन फैक्टर किसके बराबर होता है, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम, बेटा वो 2 है, 3 into 2 6, आप देखोगे बेटा वही 6 यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, दिस इज नोन एज डाइक्रोमेट आयन, दिस इज नोन एज डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर कितना होता है, 6, जरा बेटा इस क्रोमियम का निकाल लीजिए, इस क्रोमियम का कितना होगा, जरा सोच समझकर, +3 से गया बेटा +6 में, चेंज 3 का है, एटम कितने हैं, सिर्फ एक ही है, बेटा अगर एटम एक ही है तो यू कैन से 3 into 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब जरा बेटा इसके लिए देखिए, इसके 2 मोल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, लेकिन आपको याद है एन फैक्टर सिर्फ 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, बेटा 2 के लिए है 6, 1 के लिए होगा 3, तो बेटा वही इसका एन फैक्टर भी बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। और आपको याद है बेटा एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सर,
Cr2O7 minus 2, Cr2O7 minus 2, Cr2O7 minus 2. This is equivalent to, या आप इसको कह सकते हो this is dichromate ion. This is dichromate ion. और आप जानते हो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम किस में था? +6 में. जस्ट रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्नड. क्रोमियम का हाईएस्ट जो स्टेट है बेटा वो कितना है? +6. Any element which is present in its maximum oxidation state will always and always gain electrons. That means it will behave always as an oxidizing agent. तो बेटा gain electron कर रहा है. देखो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड से आए? रिएक्टेंट साइड से कि प्रोडक्ट साइड से? रिएक्टेंट साइड से. तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स बेटा गेन हुए हैं. और Cr2O7 में जो +6 में था उसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए. बेटा कहां पर पहुंचा? वो पहुंचा +3 में. कहां पहुंचा? +3 में. तो बेटा आपको ये याद रखना है कि डाइक्रोमेट आयन ऑलवेज एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप इसको बोलो डाइक्रोमेट आयन बेटा, या बोलो पोटेशियम डाइक्रोमेट. दिस ऑलवेज बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. आई होप क्लियर है. ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट 6th वन. जो मैं भूल गया था वो पार्ट ये था S2O3 2 minus. Beta, this is getting converted into S4O6 minus 2. So this is thionate ion. ठीक है, this is tetrathionate. ठीक है. Now, if you just remember कि यहाँ पर क्या है? Balance all atoms except hydrogen and oxygen. वो कौन है यहाँ पर? सल्फर. बेटा सल्फर 4 है, यहाँ पर 2 ही है. तो पहला स्टेप आप क्या लिखोगे? 2 times S2O3 minus 2. This gives me S4O6 minus 2. क्लियर है? नाउ बैलेंस ऑक्सीजन. देखो बेटा ऑक्सीजन 6 है, 6 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस ही है. क्या बेटा ओरिजिनल रिएक्शन में कहीं हाइड्रोजन था? नहीं था. तो हमें हाइड्रोजन वाला स्टेप फॉलो नहीं करना है. बैलेंस चार्ज बेटा यहाँ पर है -2, यहाँ पर भी है -2. नहीं सॉरी, यहाँ मेरे को ऊपर देखा था, मुझे यहाँ देखना था. 2 × -2 -4 और बेटा यहाँ पर -2. तो जाहिर सी बात है बेटा आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे. आंसर आ जाएगा. दिस रिएक्शन गेट्स बैलेंस्ड. नाउ लेट्स कैलकुलेट एन फैक्टर. बेटा अगर एन फैक्टर की बात करेंगे, चलिए कीजिए. एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज. पहले देखो यहाँ पर सल्फर किस में है? सल्फर अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे बेटा 3 × -2 जो है ना ये S2O3 -2. जरा इसमें कैलकुलेट कीजिए. 3 × -2 प्लस 2 × x इज इक्वल टू -2. ठीक है बेटा. 2 × x दैट इज 2x इज इक्वल टू -6 को उधर ले जाइए तो +6, वहां से 4 बन जाएगा. x इज इक्वल टू 2. तो बेटा इसमें सल्फर किस में है? +2 में. और अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे S4O6 -2 में, so this is 6 × -2 plus 4 × x is equal to -2. 6 × -2 -12, -12 को उधर ले जाइए +12, 12 - 2 10, 10/4 2.5, 5/2. ठीक है बेटा 5/2 बन जाएगा. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है. नाउ अगर मैं एन फैक्टर बेटा बोलूं तो 2 से गया 2.5. चेंज कितने का है? हाफ का. चेंज कितने का है? हाफ का. बेटा लेकिन सल्फर के एटम्स कितने हैं? 2. सो यू विल से 2 × 1/2. डजंट दिस बिकम 1? ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर दिस. बेटा चेंज कितने का है? 5/2 से कहां की तरफ गया? 2 की तरफ. बेटा आप याद रखिएगा आपको सल्फर को सल्फर के साथ ही कंपेयर करना है, मत किसी और के साथ कंपेयर करने बैठोगे चेंज निकालने के लिए नहीं. तो 5/2 से गया 2, तो चेंज कितने का है? बेटा हाफ का ही. लेकिन सल्फर के एटम्स कितने हैं? 4. तो बेटा ये बन जाएगा ना 2. अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा. इस पूरी रिएक्शन में S2O3 के कितने मोल्स हैं? 2. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. बेटा 2 मोल के लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन. 1 मोल के लिए कितना होगा? 1. बेटा वही बनेगा ना इसका एन फैक्टर. इज दिस क्लियर? नाउ सी फॉर दिस टेट्राथायोनेट आयन S4O6 -2. बेटा इसके मोल्स कितने हैं? 1. इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं? 2. तो दैट मींस इसका एन फैक्टर भी 2 ही होगा. जाहिर सी बात है बेटा इसका एन फैक्टर भी 2 ही आ गया. So this is the difference that you need to make. Although let me repeat myself, we are going to study n factor afterwards also, but this is just to give you, or I can say just to raise that curiosity level in this chapter, that you need to, मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई आगे क्या पढ़ रहे हैं. अरे ये कैसे एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है. एन फैक्टर सर ने क्या बोला, क्या है एन फैक्टर, थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पर आइडिया होगा ना, इवन इफ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ दिस, going forward in this chapter, while we move forward in this chapter, beta, this is going to help you a lot, that's for sure. ठीक है. So don't try to think like this कि चलो भाई सर तो आगे पढ़ाएगा, इस वक्त दफा करो, इस वक्त सिर्फ बैलेंस करना आ गया ना काफी है. नहीं बेटा, that's not काफी. It's not enough at all. We are going to appear in examinations which demand really high skills.
ठीक है बेटा, अब वो टाइम मेरे हिसाब से तो चला ही गया है, गिवन कि हमने नीट का पेपर कैसा देखा है कि जहाँ पर हम ये कैजुअल लेते हैं, चलो PYQs कर लेते हैं, चलो गेस वर्क ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है बेटा। यू नीड टू अप योर स्किल्स, यू नीड टू गो अ स्टेप फर्दर। आप इस वक्त काम कर रहे हो बेटा, बहुत सारे बच्चे इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि अगर आप आज का दिन वेस्ट कर रहे हो कोई बात नहीं है बेटा, आप वेस्ट कर रहे हो, पूरी कंट्री में जो बच्चे हैं ना बेटा वो मेहनत कर रहे हैं, वो एक जगह बैठे हुए हैं, वो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल। सो यू ऑल्सो नीड टू वर्क हार्ड टू गेट दिस थिंग क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए बेटा इन चीज़ों को यहीं पर सीख लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट सी दिस। हाँ चलिए बेटा, जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, F कहाँ गया, H2O2, ये कौन सा है अब, 7th H2O2, दिस इज गिविंग यू O2, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर आपको बेटा थोड़ा सा ख्याल होगा ना, थोड़ा सा ख्याल होगा कि बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तो कोई ऐसा स्टेप है ही नहीं जो हमें बैलेंस करना है, क्योंकि इसमें सब में सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो पहला स्टेप तो गया। दूसरा बैलेंस ऑक्सीजन, बेटा यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो वो भी गया। बैलेंस हाइड्रोजन, बेटा यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, सो यू विल हैव टू ऐड 2 H पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस साइड, तो हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। बैलेंस चार्ज, बेटा इस साइड से 0 है, तो यू जस्ट नीड टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब जरा बेटा एक और चीज सोचिए, याद कीजिए बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन इज इन -1 स्टेट, ऑक्सीजन बेटा इस 0 में है, बेटा -1 से गया 0 में, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यस, दैट मीन्स द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन बेटा याद कीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो क्या वो रिएक्टेंट साइड में आएंगे कि प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, और देख लीजिए बेटा वो प्रोडक्ट साइड में ही आए, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट एन फैक्टर। बेटा अगर आप एन फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे तो बेटा -1 से गया 0 में, बेटा चेंज कितने का है, 1 का। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2, सो दिस इज 1 into 2, दैट बिकम्स 2। बेटा वही 2 यहाँ पर भी है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक ही मोल है, एक मोल के लिए इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसका एन फैक्टर भी 2 ही है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर आपको बेटा गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है हमारे पास। लेट्स कम टू अनदर वन, 8th वन। क्या है 8th वन, FeS2, बेटा 8th वन इज FeS2, दिस इज गिविंग Fe2O3SO2, Fe2O3 प्लस SO2, SO2 ही है, हाँ बिल्कुल SO2 ही है। चलिए बेटा इसको भी बैलेंस कीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो कौन कौन से हैं, आयरन और सल्फर। तो बेटा जरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, FeS2, दिस गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। तो बेटा देखिए आयरन किस में है यहाँ, सॉरी आयरन कितने हैं, 1, तो बेटा आप यहाँ पर 2 कर लीजिए। सल्फर कितने हो गए, 4, बेटा आप यहाँ पर 4 कर लीजिए, खत्म, स्टेप पहला हो गया। अब बैलेंस ऑक्सीजन, बेटा अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 4 और 2 8, और यहाँ से 3 हो गए 11, यहाँ से कोई नहीं है, बेटा यू ऐड 11 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस साइड, एंड बेटा यू ऐड 22 टाइम्स H पॉजिटिव फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास भी बैलेंस हो गया। अब बेटा जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, क्या सोचना है सर, डू वी नीड टू बैलेंस हाइड्रोजन, सर हमने तो बैलेंस किया नहीं बेटा, फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, यू आर नॉट बैलेंसिंग द हाइड्रोजन, यू आर बैलेंसिंग दैट हाइड्रोजन विच गॉट इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, ठीक है। वो तो हो गया। हमारे पास ओरिजिनल रिएक्शन बेटा सिर्फ इतनी थी ना, ये वाली, क्या इसमें कहीं हाइड्रोजन है, नहीं है, तो हमें तीसरा स्टेप फॉलो नहीं करना है, चौथे स्टेप पर डायरेक्टली आओ। बेटा यहाँ पर कितनी चार्ज है, इस साइड से 0, इस साइड से कितनी चार्ज है, 22 पॉजिटिव, सो बेटा ऐड 22 इलेक्ट्रॉन्स, सवाल खत्म, हो गया, ठीक है। नाउ वंस यू हैव डन दिस, लेट्स कैलकुलेट एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना है, चलिए निकालते हैं। FeS2 में बेटा आयरन किस में है, +2 में। Fe2O3 में ये किस में है, +3 में। सल्फर किस में है बेटा, सल्फर -2 में है, हाँ -2 में है, ठीक है, -2, एंड दिस इज +4, दिस इज
+4, नो दिस इज इन -1, दिस इज इन -1, ठीक है, दिस इज इन -1। चलो बेटा देखते हैं, +2 से गया कहाँ की तरफ, देखो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, +2 से गया +3 में, तो बेटा चेंज कितने का है, 1 का है। तो आयरन के एटम्स कितने हैं, 1। बेटा इस 2 को नहीं देखना यहाँ पर, इसके नीचे इंडेक्स जो है ना 1, वही किया 1 × 1 प्लस। लेकिन क्या FeS2 में सिर्फ आयरन ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया है, नहीं, सल्फर ने भी किया है। सल्फर बेटा कहाँ से कहाँ की तरफ गया है, -1 से +4 में, -1 से +4 में। बेटा चेंज कितने का है, 5 का, लेकिन एटम्स कितने हैं, 2, तो बेटा इट विल बी 5 × 2, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे दिस विल बी 11। मैंने किसको कंपेयर किया बेटा, मैंने -1 को कंपेयर किया है +4 के साथ चेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो बेटा ये कितना गया, 11। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, इस पूरी रिएक्शन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, 22, बट हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeS2, बेटा वो 2 है ना, तो 2 के लिए है 22, 1 के लिए 11, बेटा वही तो आपको इसका एन फैक्टर भी आ गया। इज दिस क्लियर? आई होप बेटा ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो बेटा थोड़ा सा ना पॉज लो और देखो सर क्या कह रहे थे कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। यू कैन रिपीट दिस वीडियो एज वेल। बिसाइड्स अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, यू कैन डेफिनेटली कमेंट और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसका एन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा इसमें किसने चेंज किया है, सिर्फ आयरन ने, तो बेटा एन फैक्टर इज इक्वल 3 से गया बेटा +2 में, चेंज 1 का है, एटम कितने हैं, 2, तो बेटा इसका है 2 × 1, इसका एन फैक्टर 2 बन जाएगा। ऑक्सीजन ने चेंज नहीं किया है, तो बेटा इसीलिए उसका एन फैक्टर नहीं निकाला जाएगा। चलिए बेटा इधर से आइए, अगर मैं इधर पर देखूं, लेट अस कैलकुलेट इट्स एन फैक्टर, 4 से गया -1, बेटा चेंज 5 का है, और एटम्स कितने हैं, 1, तो बेटा 5 × 1 दैट इज 5, दैट इज 5। नाउ यू विल गेट दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड, जस्ट थिंक अबाउट दिस, जस्ट थिंक अबाउट दिस। बेटा Fe2O3 का कितना मोल है, 1 मोल है, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स वो यहां से यूज हो जाएंगे। बेटा पीछे कितने बचे, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसको दे दो, 20 बच गए पीछे, वो किसके लिए आएंगे, SO2 के लिए। लेकिन जरा बेटा सोच के देखो, SO2 के मोल्स कितने हैं, 4, मतलब 4 के लिए 20, 1 के लिए 5, बेटा वही बन गया ना यहाँ पर। इज दिस क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एन फैक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ठीक है बेटा, एक लास्ट जो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, तो बेटा वो आप खुद कीजिएगा, आपको उसमें एन फैक्टर भी निकालना है और उस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, और बाकी जो है बेटा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बेटा दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू, दिस इज HNO3, दिस गिव्स अस HNO2, HNO3 गिव्स अस HNO2, दैट इज दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड, ठीक है, दिस इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज नाइट्रस एसिड, ठीक है। आई होप बेटा आप इसको करोगे, और मुझे आप चाहो तो इसका आंसर भी सेंड कर सकते हो, आई कैन इवेल्युएट दैट, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आई होप कि जब इतनी एग्जांपल्स देख ली हैं, अब आप कोई भी रिएक्शन बेटा, कोई भी रिएक्शन अपनी बुक से उठाओ, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप वो कर पाओगे, ठीक है। हाँ, कुछ अगर आपको अभी नहीं आ रही हैं तो आगे चलकर, जब मैंने आपको बोला ना कि जब हम एन फैक्टर अब पूरी तरीके से जब हम उसमें जाएंगे, तो वहां पर हम और रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस होल थिंग, balancing, the balancing will still continue. In tomorrow's class we will be knowing how we can balance a full redox reaction. अभी तक जो हम reactions balance कर रहे थे ना बेटा, this is only half reactions, या तो कभी oxidation half reaction थी, या तो कभी reduction half reaction थी, क्योंकि आपने देखा होगा कभी electrons इस साइड से आ रहे थे, कभी electrons इस साइड से आ रहे थे। redox reaction में electrons नहीं दिखने चाहिए, वो तो हम कल देखेंगे, लेकिन अभी तक जो हमने बैलेंस किया था that is either oxidation half reaction or reduction half reaction. But by the time you solve all these numericals, बेटा I am pretty much sure कि अगर आप religiously इसको follow करोगे ना, आपको ये सारा clear हो गया होगा। But still I am keeping that window open that we all are having limitations. Yes, there might be some students who may not be able to understand. Please and please go again through this video, ठीक है। डोंट लूज योर कंसंट्रेशन, एंड इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू गेट द थिंग्स क्लियर, बट आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। आप चाहो तो इंस्टीट्यूट में भी हम कर सकते हैं, व्हेनेवर द क्लासेस रिज्यूम, हम वहां पर भी कर सकते हैं उसको और डिस्कस, लेकिन आई एम होपफुल कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। सो कीप स्टडिंग, डोंट लूज योर कंसंट्रेशन। बेटा जो हालात इस वक्त हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, पढ़ाई नहीं रुकती है, इट हैज़ टू गो ऑन। सो बेटा आपको भी उसी हिसाब से चलना होगा, बिकॉज याद रखिएगा बेटा, आप एक दिन घर में बैठे हुए हैं, कोई पढ़ रहा है, ठीक है। तो बेटा हमें अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव, रिमेन सेफ, अल्लाह हाफिज़।